सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नोक्स थीसिस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? और ये जो नोक्स भाई साहब हैं, इन्होंने क्या थ्योरी दी, क्या मॉडल ऑफ ग्रोथ दिया फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें हम इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को यूज करके वी कैन मूव टू द पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ मॉडल फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों क्यों अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में? क्योंकि वहीं पर ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नाम की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज वन प्रॉब्लम जिसका नाम है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे इस प्रॉब्लम को यूज करके हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन। मोस्ट लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड there is an excess of population with limited means of employment. So a sizable portion of working population remains unemployed. Agriculture is the main source of their income. This is the occupation working in which all members of the family are apparently engaged, so that in the absence of alternative job opportunities they have a feeling. देखो क्या लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले बात करी गई है कि किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में दो प्रॉब्लम्स होती हैं सबसे, या फिर दो फीचर्स होते हैं किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री के। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और सेकंड प्रॉब्लम है कि वहां पर मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये वही सेक्टर है जिसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 43% के अराउंड लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं। और What is the contribution of this sector to the national income और GDP? इसका contribution सिर्फ 17% है, which is very low। आप देखो कि आपकी आधी आबादी एक सेक्टर में है और उसका contribution सिर्फ 17% है। तो isn't this is a problem? Yes, this is a problem। अब हमने इसका solution ढूंढना है। ठीक है, तो एक तो population बहुत ज्यादा है अंडर डेवलप्ड में, और majority of the population is engaged in agriculture sector। ठीक है, तो अब देखो एक प्रॉब्लम और है। देखो फॉर एग्जांपल एक फार्म है जिसमें आप वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कि एक 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है जिसमें 10 लोग काम कर रहे हैं। जरूरत कितने कितने लोगों की है यहाँ पर? सिर्फ मान लीजिए कि 6 लोगों की यहाँ पर जरूरत है। जो 4 लोग यहाँ पर, उनके पास कहीं और काम नहीं है, वो यहाँ पर फील्ड में इसलिए काम कर रहे हैं, या तो ये फील्ड उनका है या फिर उनके पास कहीं और जॉब नहीं है, दे आर हेल्पलेस उनको। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 4 लोग हैं इनकी प्रोडक्टिविटी इन जीरो है, इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ की प्रोडक्शन में, इस फील्ड की प्रोडक्शन में जीरो है। अगर इस 1 हेक्टेयर से आप एक्स अमाउंट ऑफ वीट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो अगर यहां पर 6 लोग भी काम करें तब भी आप एक्स अमाउंट ऑफ वीट यहां से निकाल लोगे। यहां पर 4 लोगों की जरूरत है ही नहीं, बट 4 लोग यहां पर क्यों हैं? क्योंकि उनके पास कहीं और काम नहीं है। ठीक है, तो वो यहां लग गए, यहां से उनका सर्वाइवल चल रहा है, बट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? जीरो, निल। तो इसी को कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोग काम तो कर रहे हैं बट उनका कंट्रीब्यूशन वहां पर कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर 10 लोग काम करें तब भी यहाँ पर एक्स अमाउंट ऑफ वीट प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर 6 लोग काम करेंगे तब भी एक्स अमाउंट ऑफ वीट ही प्रोड्यूस होगी यहाँ पर। तो इसी को हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, many of those apparently employed are thus disguisedly unemployed. If these are withdrawn from agriculture and engaged in some alternative occupation, total output in agriculture sector will not fall। यही है कि अगर इनको यहां से निकाल के कहीं और काम दिला दिया जाए तब भी उस एग्रीकल्चर फील्ड की या उस सेक्टर की जो प्रोडक्शन है वो गिरेगी नहीं। तो ये जो 4 लोग हैं ना, ये क्या है? डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, और यही प्रॉब्लम है हमारी। और इसी प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन ढूंढना है, और इसी प्रॉब्लम को यूज करके एक थ्योरी दी गई है, एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है नोक्स। ठीक है, तो इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसको यूज करके यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ लाई जा सकती है, इस सरप्लस लेबर को यूज करके। तो ये जो 4 लोग हैं इनको हम क्या कह सकते हैं? सरप्लस
सरप्लस लेबर, ये लेबर वो है जिनका कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पर ये बात करी जा रही है कि हमने पिछले चैप्टर्स में बात करी थी कि बेसिकली दो तरह की इकोनॉमीज होती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमीज में दो तरह की इकोनॉमी आपको मिलेंगी, एक है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और एक है एडवांस्ड नेशंस या फिर डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी और डेवलप्ड कंट्रीज में कोई और तरीके की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी। अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर किसी और तरीके के किसी और कारणों की वजह से आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। यही लिखा है इस पैराग्राफ में। सो लेट्स रीड। The nature of unemployment is different across developed and underdeveloped countries of the world. In developed countries, unemployment is of cyclic nature. यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज ऑफ साइक्लिक नेचर। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? देखो, किसी भी कंट्री में बिजनेस साइकिल्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है, ठीक है। तो कभी भी ये जो ग्राफ होता है ये सीधा नहीं होता, इट्स नेवर पैरेलल, ठीक है, वहां पर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आपको हमेशा दिखेंगी। तो ये फ्लक्चुएशंस क्यों होती हैं? देखो, कई बार क्या होता है, एक टेम्परेरी फेज आता है जहां पे आपको एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? स्लो डाउन, क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में। अगर मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो आप अपनी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी सप्लाई कट कर देंगे, और सप्लाई कट करने के कारण कुछ लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं साइक्लिक नेचर। कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेरी फेज आता है जहां पर लोगों के पास जॉब्स नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के पास जॉब होती है और यहाँ पर एक फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो दिस इज अ शॉर्ट पीरियड फिनोमेना. This implies that owing to cycles to deflations, there are temporary phases of lack of demand in these countries causing unemployment for the time being. Also in developed countries, one finds frictional unemployment. यहाँ पर लिखा है कि एक तो साइक्लिक नेचर की अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर, दूसरी है फ्रिक्शनल, कि लोगों के पास अभी एक जो जॉब है, किसी के पास जो जॉब है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसको एक अच्छी जॉब चाहिए, एक हाई पेइंग जॉब चाहिए, तो वो कुछ टाइम के लिए जॉब शिफ्ट करना चाहता है, और ये जो बीच का गैप होता है उसमें वो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है डेवलप्ड कंट्रीज में, और इन प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये इंडस्ट्री की फ्लक्चुएशन के कारण है, तो इसको हम इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। बट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज प्रॉब्लम्स किसी और तरीके की हैं। प्रॉब्लम है कि लोग ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड हैं जहां की प्रोडक्टिविटी कम है, और यहाँ पर पॉपुलेशन भी हाई है, ठीक है, और दे आर अर्निंग लो वेजेस इन दिस सेक्टर। तो इसी के कारण कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर लगे तो हुए हैं अपने सर्वाइवल के कारण, बट उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनसे कम कुछ लोग भी अगर वहां पर काम करें तो वो फिर उतनी आउटपुट ही प्रोड्यूस करके दे देंगे आपको। तो इसीलिए यहाँ पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। तो अगर इसको समराइज करें तो हमें बस इतना देखना है कि दो तरीके की इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती हैं, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड। डेवलप्ड में किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स है, अंडर डेवलप्ड में किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, जिसका हमने इस चैप्टर में आगे एक्सप्लेनेशन देखना है। और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, आपको इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, जो कि एक टेम्पररी फेज है, एंड दैट इज नॉट वेरी डेंजरस फॉर देम। तो लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन disguised unemployment and industrial unemployment. देखो, disguised unemployment is concealed, it is basically hidden. Apparently all persons are employed while in fact some are not. ऐसा देखने को लगता है कि सभी लोग काम कर रहे हैं, but they are not working, they are still unemployed. Industrial unemployment on the other hand is open and can be precisely estimated. But industrial unemployment में क्या होता है कि लोग देखने को पता लग जाता है कि लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, और इनको एस्टिमेट इनका कैलकुलेशन भी किया जा सकता है, इनको मेजर भी किया जा सकता है आसानी से।
बल्कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां पर एस्टिमेट लगाना बहुत डिफिकल्ट है कि कितने लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है। Second point is in disguised employment, workers are generally engaged in their family work. जो लोग ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं, वो ज्यादातर अपने फैमिली फार्म ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बट इन द इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स आर फाउंड टू बी अनएम्प्लॉयड, वो कहीं काम कर ही नहीं रहे होते, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट हायर्ड। अब थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में बी रिमूव्ड by increasing the supply of money, in turn raising the level of effective demand। कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है कैसे, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बढ़ा दे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, उससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा। अगर सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट वुड इंक्रीज तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, और डिमांड ज्यादा होगी तो फिर लोगों के पास जॉब्स आ जाएंगी। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन फॉर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहां पे अगर आप सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अब आउटपुट तो बढ़ी नहीं, ठीक है, आप अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो बढ़ा नहीं पाए। उस सप्लाई ऑफ मनी से आपने लोगों को हाथ में पैसा ज्यादा दे दिया, जिसके कारण आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज इट इज नॉट सिंपल टू एस्टिमेट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वही बात कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में कितने लोग बेरोजगार हैं इसका पता लगाना डिफिकल्ट है, ठीक है। According to UNO experts, United Nations Organization experts, nearly 25% of the working population engaged in the agriculture sector of countries like India and Pakistan is disguisedly unemployed। इसका मतलब है कि 25% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है वो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे टोटल आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ठीक है। दे आर जस्ट एम्प्लॉयड देयर बिकॉज देयर सर्वाइवल इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर। However, this estimation is a mere approximation. Industrial unemployment, on the other hand, can be precisely estimated। अब हम देखते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेविंग पोटेंशियल। तो बेसिकली यहां पर क्या है, अब हम देखेंगे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को यूज करके कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकते हैं। तो यहां पर दो तरीके की थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, एक है लुइस इनकी थ्योरी, एक है नोक्स की थ्योरी, ठीक है। तो ये दो लोग हैं। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे नोक्स भाई साहब पे, फिर हम देखेंगे लुइस की थ्योरी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। दोनों बात क्या कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं कि कैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो लुइस थ्योरी की जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इस चैप्टर में, और फिर हम अपने मेन फोकस ऑफ द चैप्टर पे आएंगे, दैट इज नोक्स थ्योरी। तो लॉट ऑफ लेबर पावर इज एक्चुअली वेस्टेड ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कह रहे हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, वहां पर बहुत सारी लेबर पावर को वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। उनका कोई काम है नहीं, उनका अपने सेक्टर में कंट्रीब्यूशन जीरो है। Nooks and Lewis are of the opinion that disguised unemployment is a potential source of savings and capital formation। कह रहे हैं कि अगर हम उन लोगों को अच्छे से यूज करें तो हम उनको कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं। अपनी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं अगर उनको अच्छे से यूज किया जाए, अगर उनके पोटेंशियल को यूज किया जाए तो दे कुड बी पोटेंशियल सोर्स ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले लुइस को देखेंगे। According to Professor Lewis, there are two principal sectors in the economies of less developed countries: subsistence sector and capitalist sector। तो लुइस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में दो तरीके के सेक्टर को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि एक होता है सबसिस्टेंस सेक्टर, एक होता है कैपिटलिस्ट सेक्टर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सबसिस्टेंस सेक्टर क्या है?
This is a principal sector of less developed countries. People in this sector are primarily engaged in agriculture. Because of the pressure of population, there is a high degree of disguised unemployment. वो कह रहा है कि एक होता है सबसिस्टेंस सेक्टर जिसमें लोग एग्रीकल्चर में ज्यादातर लगे हुए हैं और वहां पर वेजेस जो है वो कम है क्योंकि वहां पर प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। और इसी सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। सेकंड है कैपिटलिस्ट सेक्टर। कैपिटलिस्ट सेक्टर इज डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल एंड अलाइड एक्टिविटीज। देखो किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर एग्जिस्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्जिस्ट तो करता ही है, ठीक है, चाहे वो अभी इतना डेवलप्ड नहीं है बट कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज तो एग्जिस्ट करती ही है हर कंट्री में। अब बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव यूज ऑफ कैपिटल, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैपिटल ज्यादा यूज करी जाती है तो वहां पर प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आप मशीनों से काम करेंगे, ठीक है, टूल्स आपके पास अच्छे होंगे, आपके पास स्किल्ड लेबर होगी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद ज्यादा होगी उस सेक्टर में। अकॉर्डिंगली वेजेस आर इक्वली हाई, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो वेजेस भी ज्यादा है इस सेक्टर में, और इस सेक्टर में जो वेजेस मिलते हैं उनको कैपिटलिस्टिक वेजेस कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई उनकी इंट्रोडक्शन के दो तरीके के सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। अब वो सोल्यूशन बताएंगे। Lewis is of the opinion that if workers are withdrawn from the subsistence sector and engaged in the capitalist, their marginal productivity would increase. वो कह रहे हैं कि अगर हम इस लेबर को सबसिस्टेंस सेक्टर में से निकाल कर, जो सरप्लस लेबर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, उसको यहाँ से निकाल के एम्प्लॉय कर दें कहाँ पर, कैपिटलिस्ट सेक्टर में, जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो क्या होगा। However, if they are paid lower wages, the capitalist would earn surplus. देखो ये कह रहा है कि उसको उनको यहां से निकाल के यहां पर एम्प्लॉय कर दिया जाए तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बट अगर उनको सैलरी, उनको वेजेस पुराने ही दिए जाएं जितने वो सबसिस्टेंस सेक्टर से अर्न कर रहे थे, तो क्या होगा, किसको फायदा होगा। वहां पर जो एंटरप्रेन्योर है, जो कैपिटलिस्ट है, उसको फायदा होगा, ठीक है, उस कंपनी को फायदा होगा, उस इंडस्ट्री को फायदा होगा जहां पर वो उनको अब काम दिया जाएगा। अब वो प्रॉफिट अगर वो कंपनी दोबारा री इन्वेस्ट कर दे तो क्या होगा, इट कुड बी द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। दैट्स द होल पॉइंट कि लुइस भाई साहब कह रहे हैं कि सबसिस्टेंस सेक्टर से लोगों को निकालकर कैपिटलिस्ट सेक्टर में काम दिया जाए। इससे क्या होगा, सबसिस्टेंस सेक्टर की जो टोटल प्रोडक्शन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बट अब वो कहीं और काम करेंगे जहां पे उनको वेजेस पुराने ही मिलेंगे, उनको कैपिटलिस्ट वेजेस नहीं मिलेंगे, उनको पुराने वेजेस ही मिलेंगे, बट अब वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे कंट्री की कैपिटल फॉर्मेशन और जीडीपी ग्रोथ में। इससे आपकी इकोनॉमी खुद ब खुद ग्रोथ कर जाएगी। दैट्स द होल पॉइंट। एक तो उनको सैलरी पहले जितनी देनी है, और जो भी कैपिटलिस्ट सेक्टर में एंटरप्रेन्योर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अब मिलेगा इनके काम करने से, उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाए, जिसके कारण वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अब कैपिटल फॉर्मेशन और जीडीपी ग्रोथ में। ये कहते हैं लुइस थ्योरी। टोटल जो पॉइंट है वो जस्ट इतना है कि लोगों को जो पहले कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर में, अब उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाकर उनकी जहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी उनको कैपिटल फॉर्मेशन में यूटिलाइज किया जाए। दैट्स द होल पॉइंट। अब है नूक्स थ्योरी। नूक्स थ्योरी क्या कहती है। हमारा चैप्टर अब फोकस तो जो करता है वो नूक्स थ्योरी पे ही करता है, इसी के बेस पे इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। अब लुइस थ्योरी को अगले वाले चैप्टर में डिटेल में हमें देखना है। Professor Nukes offers following hypothesis to exploit disguised unemployment as a source of capital formation. In less developed countries, more workers are engaged in the farming operation than actually needed. ये हमें पता है। The excess number of workers do not add anything. ये भी हमें पता है। However, these disguised unemployed people obtain their livelihood from agriculture itself. The possibility of saving in the agriculture sector is exhausted when agriculture has to support a large number of disguisedly unemployed people. ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कम है
क्योंकि वो बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्कर्स को होल्ड करके बैठा है और उनको सस्टेन कर रहा है वहां पे, ठीक है। इसीलिए जो सेविंग रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम है, ठीक है। Nooks maintains that productive workers have to spend their prospective savings on the maintenance of their unproductive counterparts। ठीक है, ये जो लाइनें हैं ये लिख के आनी है आपको एग्जाम में, तभी आपको नंबर मिलेंगे। These prospective savings are what Nooks calls disguised saving potential। वो कह रहा है कि ये जो सेविंग्स जो पहले होनी थी बट अब एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोगों को होल्ड करने के कारण ये पैसा उन पे लगाया जा रहा है, यही क्या है, डिसगाइज्ड सेविंग पोटेंशियल है। हमने बात करी थी ना कि 10 लोग काम कर रहे हैं किसी फार्म में, उसमें से 6 लोग ही एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 4 लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ये 6 लोग भी काम करें सिर्फ उस फार्म में तो उतनी ही प्रोडक्शन होगी, ठीक है। ये 4 लोग क्या है, डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, बट अब ये 6 लोगों के पास जो सरप्लस बचना चाहिए था, अब ये लोग कहां पे यूज कर रहे हैं उसको, इन 4 लोगों के लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए वो पैसा यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कम है। और ये जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, सॉरी इन्वेस्ट तो नहीं हो रहा, ये पैसा जो यहाँ पर अब वेस्ट हो रहा है उसी को नूक्स कहते हैं डिसगाइज्ड सेविंग पोटेंशियल। देयर इज अ पॉसिबिलिटी हाउएवर ऑफ टेकिंग सरप्लस पीपल अवे फ्रॉम द लैंड। कह रहे हैं कि बट एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो 4 लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं इनको यहाँ से निकाल के कहीं और काम दे दिया जाए, ठीक है। इतनी बात तो दोनों थ्योरीज की सेम है, लुइस की भी और नूक्स की भी, ठीक है। बट नूक्स कह रहा है कि इन लोगों को यहां से निकाल के कैपिटल प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाए। अब कैपिटल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? कैपिटल प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि इनको वहां लगाया जाए जहां पर कैपिटल फॉर्मेशन का काम हो रहा है, जिसमें क्या क्या आएगा, इरिगेशन वर्क आ सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स एंड अदर सोशल ओवरहेड्स ऑफ द कंट्री। देखो कैपिटल क्या होता है, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। कैपिटल का मतलब है कोई भी ऐसा एसेट जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी सर्विस जो प्रोवाइड करी जा रही है जिससे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फैसिलिटेट हो रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे एसेट्स जिसकी डेवलपमेंट से आपके कंट्री की कैपिटल फॉर्मेशन प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, या फिर कैपिटल कहते हैं उस एसेट को। इतनी चीज आपको समझ आई। तो नूक्स कह रहे हैं कि उन 4 लोगों को यहां से निकालो और इनको कैपिटल प्रोजेक्ट्स में लगा दो। Their withdrawal will not affect production in agriculture sector। ये हमने देखा कि उनको वहां से निकालने से एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। However, contribution of output by these workers when engaged in capital projects would add to total national product। But अब ये क्या करेंगे, आपकी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे कौन, ये जो 4 लोग हमने अपने एग्जाम्पल से निकाले थे और उनको कैपिटल प्रोजेक्ट्स पे लगाया था। अब पहले तो ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बट अब क्या हो रहा है, अब ये कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं आपकी कंट्री में। दैट्स द होल थिंग, ठीक है। देखो दोनों मॉडल्स की ना अप्रोच में डिफरेंस है। लुइस कह रहा है कि आप उस डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड लोगों को वहां से निकालो और उनको काम दो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिससे क्या होगा, या तो एक तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी और एक आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी। या तो ये होगा कैपिटल फॉर्मेशन होगी या फिर आपकी नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है। दोनों ही चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। बट ये जो नोक्स है ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि आप उनको निकालो और कैपिटल प्रोजेक्ट्स में लगाओ। इससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। इसे सिर्फ देखो फोकस इनका क्या है, इनका फोकस है कैपिटल फॉर्मेशन और इनका फोकस है जीडीपी ग्रोथ, नेशनल इनकम ग्रोथ, ठीक है। अरेंजमेंट अब देखो
नुक्स कह रहे हैं कि बट इस थ्योरी में ना दो प्रॉब्लम्स हैं, ये सक्सेसफुल तभी होगी जब इन दो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे, इनसे डील करेंगे। सबसे पहले है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। देखो ध्यान से समझो, उन चार लोगों को आपने निकाल तो लिया, उन चार लोगों को वहां से निकाल तो लिया, बट अब इन चार लोगों को जहां भी आप काम देंगे, ठीक है, जहां भी आप काम देंगे, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप काम देंगे, तो वहां पे इनका जो फाइनेंस है उसका अरेंजमेंट कौन करेगा। अब इनको अपना बेसिक सर्वाइवल तो मेक श्योर करना है ना, तो वो उसके लिए जो पैसे है वो कहाँ से आएंगे। अगर तो ये गवर्नमेंट देगी ये पैसे, तो फिर तो ये एक तरह की लीकेज मानी जाएगी कि आप उनको उस सरप्लस लेबर को यूज तो कर रहे हैं बट उन पे खर्च भी कर रहे हैं। ये नहीं चाहते नुक्स। नुक्स कह रहे हैं कि इन चार लोगों पे जो खर्चा हो ना, वो कौन करे, वो वही वही छह लोग करें जो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस अर्न कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो ये छह लोग अपना जो सेविंग था वो इन चार लोगों को देते थे, तो नुक्स कह रहे हैं कि अभी भी ऐसा ही हो, इनको अभी भी सस्टेन कौन करे, ये छह लोग ही करें, ये छह लोग ही अभी भी इनको फूड, शेल्टर और क्लोथिंग जैसी बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करें, ना कि गवर्नमेंट। क्योंकि अगर गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर खर्च होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी इन पे, और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो एक तरीके की लीकेज है, ये एक तरीके की लीकेज है, वो इसको नहीं ऐड करना चाहते। और यही बेसिक पॉइंट है इस थ्योरी का, ये जो इनको सस्टेन करने के लिए फाइनेंस है वो कौन अरेंज करवाए, वो उनके वही फैमिली मेंबर जो पहले इनको सस्टेन कर रहे थे वही अरेंज करवाएं। समझाया आपको। देखो देखो ये जो मॉडल है ना, ये है वेरी पुअर कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जो गरीब है, जो बहुत जिनके पास कैपिटल की कमी है, स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल है, ठीक है। अभी मान लो आपकी कंट्री में 100 क्वांटल ऑफ व्हीट प्रोड्यूस होती है, तो पहले अगर 10 लोग मिलके इसको कंज्यूम कर रहे थे, तो अभी भी ये 10 लोग मिलके 100 क्वांटल ही कंज्यूम करेंगे ना, क्योंकि आपके रिसोर्सेज ही इतने हैं अपनी आपकी कंट्री में। अगर अब ये 6 लोग ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे तो ये 4 लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, या फिर इसके लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे फूड ग्रेन्स, क्लोथिंग, शेल्टर, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये खर्चा नहीं करना चाहते। अब देखो, अब इस लाइनों को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट the basic problem of providing food, clothing and shelter to the persons withdrawn from the agricultural sector, in this context, the basic problem is of providing food, clothing and shelter to the persons withdrawn from the agriculture sector. Nooks is of the opinion that for these requirements, these workers should continue to be dependent upon their rural counterparts. मतलब अभी भी इनको उन्हीं पे डिपेंड रहना चाहिए जिन पे ये पहले डिपेंड थे, कि गवर्नमेंट को इन पे कोई खर्चा ना करना पड़े, ठीक है। या तो गवर्नमेंट इन लोगों से टैक्स की मदद से पैसा निकाल के इन 4 लोगों पे स्पेंड कर दे, या ये खुद ब खुद इनको दे दें, ठीक है। बट गवर्नमेंट इन 4 लोगों पे जो पहले डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड थे उन पे कोई खर्चा ना करे, क्योंकि इससे क्या होगा, उनका एक्सपेंडिचर होगा और वो पैसा गवर्नमेंट कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकती है। तो ये प्रॉब्लम है। The use of disguised unemployment for the accumulation of capital could be financed from within the system itself. There is no question of asking the peasants who remain on the land to eat less. कि हम ऐसे नहीं कह रहे कि जो ये 6 लोग हैं ये अब कम कंज्यूम करें, ये उतना ही कंज्यूम करें जितना पहले कंज्यूम कर रहे थे, बट उसको बढ़ाएं ना। ये 6 लोग अब 100 क्वांटल को कंज्यूम ना कर जाएं, ये उतना ही कंज्यूम करें जितना पहले इसमें से कंज्यूम कर रहे थे, क्योंकि पहले इस 100 क्वांटल को 10 लोग मिलके कंज्यूम कर रहे थे, अब भी वैसा ही हो। बस ये है सारी बात। सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ टूल्स, कि अगर ये 4 लोग अब कहाँ काम करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन में आपको हेल्प करेंगे, कैपिटल प्रोजेक्ट्स में एंगेज्ड होंगे, तो उनको टूल्स भी तो चाहिए। तो वो टूल्स पे भी गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपना पैसा कैपिटल फॉर्मेशन में लगाना चाहती है, इसी से लॉन्ग टर्म में आपकी कंट्री ग्रो करेगी। सेकंड है यूज ऑफ सिंपल टूल्स,
तो गवर्नमेंट कह रही है या तो सॉरी नूक्स भाई साहब कह रहे हैं या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करो जिससे आपको टूल्स ना प्रोवाइड करने पड़े, ठीक है, या फिर सिंपल टूल्स वाले काम इनको दो जिससे क्या हो, ये जो सिंपल टूल्स हैं ये चार लोग खुद ब खुद अरेंज कर पाए और इन पे कुछ भी खर्चा ना हो, कुछ भी लीकेज ना हो, ये है प्रॉब्लम, ठीक है। अब है लीकेज फ्रॉम कंसील्ड सेविंग पोटेंशियल। अब ये नूक्स भाई साहब की जो थीसिस है, ये जो थ्योरी है, ये तभी सक्सेसफुल है जब इसमें से कुछ लीकेजेस ना हो। वो लीकेजेस क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। सेविंग पोटेंशियल इन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स लार्जली ऑन द कंडीशन दैट द पर्सन्स वर्किंग ऑन फैमिली फार्म्स do not raise their consumption level even after some of their relatives are withdrawn from farming operation to be engaged elsewhere on the capital projects। ये कह रहे हैं कि 10 लोग एग्जिस्ट करते थे, उनमें से 6 तो कंट्रीब्यूट कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, 4 लोग डिसगाइजडली अनएम्प्लॉयड थे। जब ये 4 लोग बाहर जाकर कैपिटल प्रोजेक्ट्स में एंगेज्ड हों तब भी इनका सस्टेन, जो इनको सस्टेन करने का काम है वो ये 6 लोग ही करें जैसे ये पहले कर रहे थे। If the condition is not satisfied, chances of saving potential will reduce। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो गवर्नमेंट को इन 4 लोगों पे एक्स्ट्रा का खर्चा करना पड़ेगा, और अगर ये एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा तो ये क्या है, इट इज अ चांस ऑफ सेविंग, इट इज चांस दैट सेविंग पोटेंशियल वुड रिड्यूस। As a matter of fact, the saving potential arises from the surplus of this food grain production। However, as pointed out by Nooks himself, there are various leakages in saving potential। These leakages set limits to the saving potential। कह रहे हैं कि लीकेजेस कौन कौन से, सबसे पहला लीकेज है when the remaining workers working on the family farm raise their consumption। सबसे पहला तो यही है कि जो लोग, ये जो 6 लोग हैं ये अपना कंजम्पशन इंक्रीज कर देंगे अब, जिसके कारण ये 4 लोगों के पास सस्टेन करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है कि ये जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स में लोग लगे हैं ये भी तो अपना कंजम्पशन इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इन लोगों ने अपना कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया फिर ये 6 लोगों के पास अपना अपने आप को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, तो ये भी एक तरीके का लीकेज है, ठीक है। थर्ड है ट्रांसपोर्टिंग द सरप्लस फूड ग्रेन फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरियाज इज अनदर सोर्स ऑफ लीकेज इन द सेविंग पोटेंशियल। देखो अब ये कह रहे हैं कि ये जो फूड ग्रेन है, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जिन फूड ग्रेन्स को, जिन सरप्लस फूड ग्रेन्स को ये 6 लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, इन 4 लोगों को जो अब कैपिटल प्रोजेक्ट्स में लगे हैं, इन इस ट्रांसपोर्टेशन में भी तो कुछ कॉस्ट आएगी, क्योंकि अब न्यू ट्रक्स लाने पड़ेंगे और फ्यूल का खर्चा होगा और अदर मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, ठीक है। तो इसके कारण ये जो कॉस्ट है ये भी एक तरीके का लीकेज है, इससे फिर गवर्नमेंट को कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और वो हमें चाहिए नहीं, तो ये भी एक लीकेज है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन। कि ठीक है, आपने बता दिया कि नूक्स थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है उस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और आपने ये भी बता दिया कि किस चीजों का आपको ध्यान रखना है सो दैट वो लीकेजेस ना हो, क्योंकि अगर लीकेज होंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे इस मॉडल के सक्सेसफुल होने के। बट अब ये साथ में ये भी बताएगा कि ये जो सॉल्यूशन क्या है इस लीकेजेस का, ये जो लीकेज होंगे इनका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, सो दैट ये मॉडल फेल ना कर जाए। सबसे पहला सॉल्यूशन है रिमेनिंग पर्सन्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर लाइकली टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन लेवल फॉलोइंग द विथड्रॉल ऑफ सम ऑफ देयर काउंटरपार्ट्स। कि ये जो 4 लोग वहां पर, सॉरी जो 6 लोग वहां पर बचे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, इनको रोको कि ये अपना कंजम्पशन बढ़ा ना दें, ठीक है, क्योंकि ये अगर अपना कंजम्पशन बढ़ाकर वो 100 क्विंटल को सारे कंज्यूम कर जाएंगे तो फिर 4 लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। द गवर्नमेंट कैन टैक्स द सरप्लस इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन एंड गिव द सेम टू दोज एंगेज्ड ऑन द कैपिटल प्रोजेक्ट्स।
तो गवर्नमेंट क्या करे, इन 6 लोगों से जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो टैक्स कर ले और ये वापस किसको दे दे, ये 4 लोगों को। ठीक है, गवर्नमेंट इनमें इनिशिएट करे। सेकंड है टू कलेक्ट रेंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। वही बात है कि इनसे टैक्स ले लिया जाए फूड ग्रेन के टर्म्स में और ये 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। फिर है कंपल्सरी सेल ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस टू द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट में कंपेल द फार्मर्स टू सेल देयर सरप्लस प्रोड्यूस एट सम फिक्स्ड प्राइस। या तो फूड ग्रेन की टर्म्स में टैक्स ले लिया जाए या फिर उनको उसके पैसे दे दिए जाएं। दिस मेथड इज फेयरली पॉपुलर इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का, बट ठीक है वो कम से कम होगा क्योंकि वो फिक्स्ड प्राइस पे लिया जा रहा है। अब फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि लीकेज तो होंगे ही। देखो, ऐसा नहीं है कि आप ऑल टुगेदर ये लीकेजेस को सॉल्व कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। लीकेजेस तो होंगे ही, ठीक है ना, कोई नेचुरल कैलेमिटी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, इसलिए आप उसको स्टोर नहीं कर पा रहे। इंडिया में तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत सारे फूड ग्रेन ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो अब लीकेजेस तो होंगी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगर लीकेज हो रही है तो आपको क्या करना है, बोरो करना है फॉरेन कंट्री से मनी, क्योंकि डोमेस्टिकली तो सेविंग रेट कम होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। तो आपको बाहर से बोरो करना है और उस मनी से आपको फूड ग्रेन और बेसिक नेसेसिटी की चीजें अवेलेबल करवानी है उन 4 लोगों को जो कि डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है, इसमें भी गवर्नमेंट का कुछ एक्सपेंडिचर होगा, बट वो सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है और वो कम से कम होगा। उसके बाद है क्रिटिसिज्म। क्या है क्रिटिसिज्म? न्यूक्स कंसील्ड सेविंग पोटेंशियल हाइपोथेसिस इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग काउंट्स। कि लीकेजेस तो होंगे ही, उनको आप रोक नहीं सकते और बिना लीकेजेस के ये जो मॉडल है वो सक्सेसफुल नहीं है। उसके बाद है डिफरेंस इन नेचर ऑफ लेबरर्स। इसमें कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आप बात कर रहे हो कि लोगों को निकाल के कैपिटल प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाए जो यहाँ पर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड लोग थे। बट इज इट पॉसिबल? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर काम कर रहा है वो बेसिकली अनस्किल्ड लेबर है, उनको कैपिटल प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यहाँ पर तो स्किल्ड लेबर्स की जरूरत पड़ती है। तो दैट्स द सेकंड क्रिटिसिज्म। थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर डिफिकल्ट। देखो, क्योंकि जो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में तो आपको दिख जाता है क्योंकि वो लोग या तो जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर वो घर पे बैठे हैं। ठीक है, तो उस रेट का पता लग जाता है, पर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का पता नहीं लगता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैसे पता लगाओगे कि कितने एक फार्म में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो कैसे पता लगाओगे कि कितने लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं या फिर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं। फोर्थ इज लेस कंजम्पशन। Disguised unemployment can be exploited as a source of potential savings only if the remaining workers on the farming lands do not increase their consumption. However, this is not likely the case. ये कह रहे हैं कि वो जो 6 लोग आप बात कर रहे हैं जो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसमें से 4 लोग आपने निकाल लिए, टोटल 10 लोग थे, 4 आपने निकाल लिए, बट इट इज मोस्ट लाइकली कि ये 6 लोग अब अपनी कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। ठीक है, और फिर 4 लोगों के लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए ये मेथड प्रैक्टिकल नहीं है। फिर है डिफिकल्टीज इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर। नूक्स हाइपोथेसिस प्रीसपोजेस परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। नूक्स का जो मॉडल है वो ये सपोज करके चल रहा है कि देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर, बट इन रियल लाइफ और स्पेशली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या होता है, जो लेबर है वो मूव होना नहीं चाहती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उनके पास जॉब नहीं है और वो साथ के साथ अगर उनको जॉब मिले तो वो शिफ्ट कर जाएंगे अर्बन एरियाज में, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। लोग मूव नहीं करते, कई बार इवन अगर उनको अच्छा काम मिले वो मूव नहीं करते। देयर इज नॉट परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सो दैट वाज ऑल अबाउट न्यूक्स थीसिस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे लुईस थ्योरी और फिर हम देखेंगे कौन
दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल है और दोनों की क्रिटिसिज्म क्या है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।